राजस्थान का मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। राजस्थान की हर एक खबर होगी छोटी से बड़ी, और शुरुआत भी कर रहे हैं हम ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर आई है। दरअसल जोधपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रेलवे सुरक्षा बल के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। सूचना के बाद रेलवे विभाग सतर्क हो गया है। कॉल करने वाले लड़के को सूरत से पकड़ भी लिया गया है। आपको बता दें कि जोधपुर स्टेशन पर बम लगा रखा है, ये कहा गया था कॉल पे, और फिर कॉल काट दी गई थी। सूचना के बाद रेलवे विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया और कॉल करने वाले लड़के को आखिरकार सूरत से पकड़ लिया गया है। तो जोधपुर से आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस मामले में एक्शन भी हो गया है। जिस लड़के ने कॉल किया था, बम से उड़ाने की धमकी दी थी, उसे सूरत से, गुजरात के सूरत से पकड़ा गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और चंद्रशेखर ने हमें एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजी हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। चंद्रशेखर, आपके पास क्या अपडेट, आखिरकार मकसद क्या था इस तरीके की धमकी देने का? अब तक पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, बात करें तो जोधपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी आज जो है फोन के जरिए दी गई और रेलवे स्टेशन पर धमकी मिलने के बाद जो है हड़कंप मच गया। तुरंत जो है रेलवे पुलिस और यहाँ पर जो है चप्पे चप्पे की तलाशी में जुट गए और रेलवे की जो है सुरक्षा व्यवस्था को टाइट कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने धमकी दी है उसे जो है सूरत में गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ जो है प्रहलाद राम जी है। प्रहलाद राम जी, क्या मामला था ये? आज दिनांक 25-29-28 को जरिए टेलीफोन कंट्रोल रूम आरपीएफ को इत्तला मिली कि जोधपुर में बम होने की इत्तला है, जिस पर कंट्रोल रूम द्वारा आरपीएफ कंट्रोल और जोधपुर सिविल कंट्रोल को इत्तला दी, जिस पर आरपीएफ के साथ में जीआरपी थाना अधिकारी, मैं जाब्ता, श्रीमान आईपीएस साहब जोधपुर कमिश्नरेट, एडिशनल एसपी साहब जोधपुर कमिश्नरेट, थाने के एसएसओ महोदय, रातानाडा, सरदारपुरा, शास्त्री नगर, उदयबंदर, सभी डॉग स्क्वाड पार्टी के आकर के चेक किया। चेक करने पर कोई ऐसा नहीं मिला और जरिए बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि कॉल करने वाला व्यक्ति सूरत में डिटेन कर दिया गया है, जिस पर सभी जाब्ता को अपने पर डिस्पर्स किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है सूरत से जो है उस आरोपी को पकड़ा गया है। ये देखिए जोधपुर का रेलवे स्टेशन है। तमाम यात्री जो है ट्रेनों के इंतजार में बैठे हैं और आप देख सकते हैं उस तरफ एक बड़ी यात्रियों की भीड़ है। तो जो ये यात्री है उन्हें इंतजार है अपने अपनी ट्रेन का। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान यदि बम से उड़ाने की धमकी मिलती है तो ये एक बड़ी खबर होती है और लोगों में एक दहशत का माहौल हो सकता है। लेकिन जैसे ही सूचना मिलने के साथ ही जो है तमाम एजेंसीज यहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। यहाँ के जो डीसीपी है, इसके अलावा एसीपी और तमाम थाने के अधिकारी यहाँ पहुंचे। एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया, सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। और बाद में जब मौजूद है, जोधपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, क्या अब तक कुछ संदिग्ध मिला है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जब पूरे रेलवे स्टेशन को खंगाला गया तो ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु यहाँ पर नहीं मिली। और इस दौरान ये पता चलता है कि जिस आरोपी ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी उसे सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया है। सब कुछ यहाँ पर जो है कुशल मंगल है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात करें तो इस तरह की जो सिर्फ लोग हैं, जिस तरह से मेल करते हैं, जिस तरह से कॉल करते हैं, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। जोधपुर आने वाले करीबन 6 से 7 एरोप्लेन को भी बीच में जो है उड़ाने की धमकी मिली थी और रेलवे स्टेशन को भी। तो सबसे बड़ी बात करें तो सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर एक जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है और तमाम जो महकमे हैं, उनमें एक बार हड़कंप मच गया। तमाम एजेंसीज यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर जो है चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। रेलवे की सुरक्षा को और ज्यादा टाइट कर दिया गया और सबसे बड़ी बात, यात्री जो है वो आराम से यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ यात्रियों से बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर, अभी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन सब कुछ ठीक है। जब इस तरह की बात सुनते हैं तो कैसा लगता है? वैसे तो बहुत खराब लगता है। इंडिया के लिए बहुत मतलब ये नामुमकिन होने वाला चीज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब गलत धमकी है। सिर्फ शौक के लिए कई लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए धमकी दे देते हैं। नहीं, वैसा चीज नहीं है। वो तो केवल अपना व्यू पाने के लिए भी देते हैं लोग। उन लोगों से कोई कुछ होने वाला तो है नहीं।
देखिए, ये विश्वास सबसे बड़ी चीज है कि उन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर अपना व्यू पाने के लिए, अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, हालांकि अलग अलग बातें हैं और ऐसी कई चीजें सामने आई है कि कुछ लोग जो है मानसिक रूप से अवसाद में गिरे होते हैं और इस तरह की धमकी देते हैं। और सबसे बड़ी बात करें तो आज जो धमकी मिली थी उसके बाद तमाम एजेंसी यहाँ पर पहुंची। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर चंद्रशेखर, अच्छी बात यह है कि कुछ भी संदिग्ध अब तक नहीं मिला है। हालांकि पूरा रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है, आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी बात यह भी है कि आखिरकार जिसने कॉल किया था, हॉक्स कॉल, ये जरूर कही जा सकती है, उस शख्स को भी, उस लड़के को भी सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। डूंगरपुर से बड़ी खबर है, तहसीलदार की गाड़ी पर हमले के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिससे 4 बाल आबकारी हैं जिन्हें डिटेन किया गया है। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस भी निकाला, हाथ में तख्ती लेकर बदमाशों ने माफी भी मांगी और लिखा कि आगे से किसी पर भी पत्थरबाजी नहीं करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये 4 जो बाल आबकारी है, यानी कि अंडर 18 बच्चे हैं ये, और इन्होंने अब माफी मांगी है। जब परेड निकाली गई पुलिस की तरफ से तो इन्होंने देखी कैसे हाथों में तख्तियां ले रखी थी और आगे किसी पर भी हम पत्थरबाजी नहीं करेंगे, ये कहते हुए ये बच्चे नजर आए हैं। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है डूंगरपुर में, जहां पर तहसीलदार की गाड़ी पर जब हमला किया गया था तो इसमें अब ये गिरफ्तारियां हुई हैं, 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से 4 बाल आबकारी हैं। और अब इन्होंने जब परेड निकाली तो फिर ये माफी मांगते हुए बच्चे नजर आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें डूंगरपुर से हमारे संवाददाता की तरफ से भेजी गई हैं, जो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो पुलिस ने किस तरीके से बदमाशों को भरे बाजार में जुलूस निकाला है, तस्वीरें आपके सामने हैं। अब ये बच्चे जो हैं हाथ में तख्तियां लेकर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और ये प्रॉमिस कर रहे हैं पुलिस से। प्रॉमिस क्या कि हम कभी भी पत्थरबाजी नहीं करेंगे, कोई भी हाथ में अगर पत्थर देगा तो हम उसे नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये अंडर 18 बच्चे हैं। जाहिर तौर पर कई बार ये बच्चे अपराध की दुनिया में किसी के कहने पर चले जाते हैं। हमने अनुसंधान शुरू किया, मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और उनसे पता चला कि भाई इस तरह की वारदात कौन कर सकता था, जिसमें एक राहुल लड़का था राजवाड़ा का, जिसको डिटेन किया। डिटेन के पूछताछ की, उसने उस उक्त घटना अपने अन्य साथियों के साथ करना स्वीकार किया, जिस पर सभी को राउंड आउट किया। डिटेन का पूछताछ की तो सभी ने स्वीकार किया कि उक्त घटना इन तीनों लोगों ने की थी, जिस पर इन तीनों को डिटेन कर प्रकरण के अनुसार उनको गिरफ्तार किया गया। जिसमें की राह पर नजर आएंगे जाट समाज की कल हुंकार सभा होगी। भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाटों की हुंकार की सभा को आयोजित किया गया है। केंद्र की ओबीसी सूची में आरक्षण और पुराने केस वापस लेने की मांग इसमें की जाएगी। कल हुंकार सभा में बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। इससे पहले जयचौली में कई दिनों तक जाट समाज का महापड़ाव चला था। सरकार के आश्वासन के बाद महापड़ाव को समाप्त कर दिया गया था और एक बार फिर यहां पर हुंकार भरता हुआ जाट समाज नजर आने वाला है। भरतपुर जो कि गृह जिला है मुख्यमंत्री का, वहां पर जाट समाज हुंकार भरता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी हुंकार सभा से एक फैसला भी निकला जाएगा। रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार आगे इस महापड़ाव को कैसे लेकर जाना है। आपको याद होगा कि जयचौली में भी कई दिनों तक जाट समाज का महापड़ाव चला था। हालांकि सरकार ने इंटरवीन किया, आश्वासन दिया, महापड़ाव को खत्म किया गया, लेकिन एक बार फिर यहां पर जाट समाज आंदोलन की राह पकड़ा हुआ है। दरअसल मांग यह है कि केंद्र की ओबीसी सूची में आरक्षण मिले और पुराने केस वापस लिए जाएं। वहीं इस बीच खबर यह भी है कि सांसद हनुमान बेनीवाल कल भरतपुर जाएंगे और जाट समाज की बैठक में हिस्सा लेंगे। जोधपुर दौरे पर आए हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है कि भरतपुर, धौलपुर, डीग जिले समेत 9 जिलों के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलना ही चाहिए। कल की बैठक में माना जा रहा है कि बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं बेनीवाल पूर्व सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी मिली भगत के आरोप लगाते हुए तीखे प्रहार करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, आरपीएससी के पुनर्गठन और एसआई भर्ती रद्द करने की मांग पर बेनीवाल सीधे कहते हुए नजर आए हैं कि एक तारीख को उनके पक्ष में फैसला नहीं आया तो वो दिल्ली कूच करेंगे। धौलपुर, भरतपुर के जाटों, डीग जो भरतपुर के 2 जिले हो गए, डीग सहित 9 स्टेट के जाटों को दिल्ली में आरक्षण मिले। जहां ओबीसी में आवश्यकता ओबीसी में आरक्षण मिले। जाट जाति के साथ साथ तमाम वो जातियां जो आरक्षण की हकदार है, जो पिछड़ी हुई है, ओबीसी का आरक्षण भी बढ़े जनसंख्या के अनुपात में। ये मुद्दे रोज हम उठाते रहे और आगे भी जो आर्थिक आधार पर आरक्षण भी की पैरवी भी हमने करी। आगे भी जिनको आरक्षण की आवश्यकता है उनको आरक्षण मिले,
इस दिशा में हम लोग शुरू से प्रयास करें। कल मैं भरतपुर धौलपुर के दौरे पर रहूंगा और जाट आरक्षण आंदोलन में कल बड़ा निर्णय हो सकता है, कोई भी वो हम करेंगे। 2 मेंबर आरपीसी के अंदर बंद है और आरपीसी पुनर्गठन हम करेंगे। ये बीजेपी का वादा था और ये वादा याद दिलाने के लिए कांग्रेसी तो चूंकि बैठे हुए, क्योंकि उनके राज में तो घपला घोटाला हो गया और बीजेपी वाले दूसरे कामों में लग गए। भजनलाल जी खुद करें, कांग्रेस के बड़े नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान को बचाने के लिए किसी को निकलना पड़ेगा और निकलता हुआ मुझे कोई दिख नहीं रहा। हनुमान बेनीवाल जिस तरह पहले आंदोलन कर रहा था, प्रयास कर रहा था, वही आंदोलन प्रयास में रहा है। 1 तारीख को अगर फैसला सरकार हमारे पक्ष में नहीं करती है या नहीं देती तो फिर दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी हमारा रहेगा। तो शेखावत जी गहलोत जी तो एक ही है, दोनों बात होती रहती है इनके, तो शुरू से नई बात किया तो इसमें वो तो कहने की जरूरत है, इशारा किया बात हो गई होगी इनके पहले। इन्होंने शेखावत जी को वहां पुलिस भेजी थी उस समय जब सरकार गिर रही थी, तो इन्होंने यहाँ रेडें कराई थी। वो तो सब आपस में मिला जुली का मामला, सारा मिला हुआ राजस्थान में, चिंता नहीं करा। सीकर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस और सांसद हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा है। मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था है और विकास भी हो रहा है, तो वहीं एसआई भर्ती को लेकर कहा कि हनुमान बेनीवाल को कानून की जानकारी नहीं है। कांग्रेस और आरएलपी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कानून व्यवस्था, एसआई भर्ती मामले को लेकर किया हमला। बीजेपी ने दिया विपक्ष को करारा जवाब। प्रदेश में कानून राज कायम, हर तरफ हो रहा विकास। एसीबी के अधिकारी जो है उसको एसीबी पकड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कुएं में भांग घुल चुकी है। और कितने लोग ऐसे हैं जिन पे केस दर्ज हो चुका है लेकिन उनको अभियोजन स्वीकृति है सरकार नहीं दे रही है, अपने चहेते लोगों को बचाने का काम कर रही है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार नहीं, सर्कल चल रहा है, डिसीजन कोई ले नहीं रहे हैं, योजना कोई है नहीं, बजट का इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखा प्रहार किया है। मदन राठौड़ ने कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि प्रदेश में पूरी तरह कानून राज कायम है, प्रदेश का विकास हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि पानी के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं और जल्द ही हम बिजली दूसरे राज्यों को बेचने लगेंगे। कानून व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, विकास हो रहा है। पानी के मामले में, बिजली के मामले में, सभी मामले में हम आत्मनिर्भर है। कांग्रेस के समय में बिजली मिलती थी, नहीं मिलती थी, अभी बिजली भी पूरी मिल रही है और भी बिजली अच्छी मिलेगी जब सोलर पैनल्स घर पर लगेंगे। हमें सब्सिडी देने का तो बिजली पैदा होगी, हम बिजली बेचने की स्थिति में। पानी में ERCP की योजना विकसित हो गई। वहीं एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल के दिल्ली कूच के बयान पर मदन राठौड़ ने पलटवार किया। उनको कानून की जानकारी नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, उनको ये ध्यान में नहीं है। जो ईमानदारी से मेहनत करके जिसने पढ़ाई कर ली और जो जिसका चयन हो गया, 32 वर्ष 11 महीने जिसके हो गए या 33 वर्ष हो गए, उसको दोबारा अवसर मिलेगा क्या? उसको भर्ती रद्द कर दो। जो सही लड़का था उसको दोबारा तो 33 वर्ष पार होने के बाद उसको तो फिर बिठाएंगे नहीं। ऐसी मांग करना नहीं चाहिए, न्याय करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, दोषी को दंडित किया जाना चाहिए, निर्दोष को सजा देना ठीक नहीं। निश्चित रूप से राजस्थान को बचाने के लिए किसी को निकलना पड़ेगा और निकलता हुआ मुझे कोई दिख नहीं रहा। हनुमान बेनीवाल जिस तरह पहले आंदोलन कर रहा था, प्रयास कर रहा था, वही आंदोलन प्रयास में रहा है। 1 तारीख को अगर फैसला सरकार हमारे पक्ष में नहीं करती है या नहीं देती तो फिर दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी हमारा रहेगा। कांग्रेस कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरना चाहती है, तो वहीं हनुमान बेनीवाल भर्ती परीक्षाओं में युवाओं के जरिए सरकार को निशाने पर लेना चाहती है। लेकिन बीजेपी ने दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। और
इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा एक्शन लिया है। भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार से जुड़े 38 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। भ्रष्ट अधिकारियों पर यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है। आपको बता दें कि 2 सेवारत अधिकारियों को सेवा से हटा भी दिया गया है और 2 रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन रोकने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। 7 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली है। 5 मामलों में भ्रष्टाचार की विस्तृत जांच को मंजूरी दी गई है और 11 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। साथ ही 4 रिटायर्ड अफसरों के आरोपों की पुष्टि हुई। आईएएस अधिकारी के खिलाफ केंद्र को सिफारिश भी भेजी गई है। तो ये बहुत बड़ा एक्शन भ्रष्टाचार पर है और ये माना जा रहा है कि एक भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की दिशा में न सिर्फ बड़ा कदम है बल्कि ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को एक बड़ा संदेश भी इस कार्रवाई के जरिए मुख्यमंत्री ने दिया है। 38 प्रकरणों का निस्तारण भ्रष्टाचार से जुड़े हुए किया गया है। भ्रष्ट अधिकारियों पर यह बड़ी गाज है, बड़ा एक्शन कहा जा रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि पूरे प्रशासन में इस वक्त इस एक्शन के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि 2 सेवारत अधिकारियों को हटाने की बात कही गई है और 9 रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन रोकने के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं। यहां तक कि 7 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली और 5 मामलों में भ्रष्टाचार की विस्तृत जांच की मंजूरी भी मुख्यमंत्री ने दे दी है। साथ ही ऐसे 11 अधिकारी भी हैं जिनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई है। 4 रिटायर्ड अफसरों के आरोपों की पुष्टि हुई है और जानकारी ये भी मिल रही है कि एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ केंद्र को सिफारिश भी भेजी गई है, चूंकि उसके भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने की जानकारी मिल रही थी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सीधे ये बड़ी संख्या कही जा सकती है। 38 ऐसे अधिकारी हैं भ्रष्टाचार से जो जुड़े हुए जिनकी फाइल्स इनका निस्तारण किया गया है प्रकरणों का और भ्रष्ट अधिकारियों पर यह बहुत बड़ा एक्शन जिसकी वजह से पूरे प्रशासनिक अमले में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस जो नीति है उसको आगे बढ़ाने की कहा जा सकता है कि मुहिम में जुटे हुए। ऐसे में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए 38 जो प्रकरण थे उनका निस्तारण किया गया है, जिसमें 2 सेवारत अधिकारियों की जो सेवा है वो समाप्त की गई है। कल जिस तरीके से एसीबी का जो ट्रैप किया गया था जो है उनकी जो सेवा है वो समाप्त की गई है। साथ ही साथ 9 सेवा निवृत्त जो अधिकारी है उनकी पेंशन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ 7 ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी है। एसीबी ने राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति जो मांगी थी उसके लिए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज इस मीटिंग के अंदर अभियोजन जो स्वीकृति दे दी है। साथ ही साथ 5 मामलों में भ्रष्टाचार की विस्तृत जो जांच है उसको मंजूरी दी है। साथ ही साथ 11 ऐसे अधिकारी हैं। जांच में आगे क्या निकलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त सरकार और विपक्ष के बीच में दिलचस्प तू-तू मैं चल रही है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। लगातार बीजेपी नेता कांग्रेस और गहलोत को घेर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जवाब दिया है। तो वहीं आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान से एक बार फिर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गहलोत के बयान पर महासंग्राम। बीजेपी का पलटवार, सियासी आर पार। बेनीवाल का दावा, दिल्ली तक हलचल। सीएम भजनलाल को लेकर दिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। गहलोत का बयान भले ही 4 दिन पुराना हो गया हो, लेकिन सियासी बयानबाजी कम नहीं हो रही है। बीजेपी लगातार गहलोत पर पलटवार कर रही है। तो वहीं जब सीएम भजनलाल ने भी बिना नाम लिए गहलोत को जवाब दिया, तंज भरे लहजे में कहा कि क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं कि 5 साल बनाम 1.5 साल, तो कई हमारे विपक्षी नेताओं को सुनने में बड़ा दिक्कत होती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, सुनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाथ की सफाई, जादूगरी और मेहनत और ईमानदारी में बहुत बड़ा अंतर है।
बहुत बड़ा अंतर है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर बीजेपी हमलावर है और बयानों की बौछार जारी है। सियासी हलचल के साथ बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी अशोक गहलोत की चुटकी ली। उनके खिलाफ लगातार साजिशें होती रही हैं। बेचारे कभी ठीक से 5 साल कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाए। सचिन पायलट उनकी कुर्सी पर इतने कांटे लगा के बैठे थे कि वो कभी उस पर ठीक से बैठ ही नहीं पाए। तो उनको सपने में भी दिखता है कि हर संगठन में विरोध होता है। हमारे संगठन में माननीय मुख्यमंत्री हमारे संगठन के मुख्यमंत्री हैं। कोई विरोध करेगा नहीं, और विरोध करेगा और गलत तरीके से करेगा तो हम उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी गहलोत पर तीखा प्रहार किया है। ये तक कह दिया है कि ये सब कांग्रेस के आचरण का हिस्सा है। दावा किया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 1.5 साल में शानदार काम हुए हैं और आने वाले 3.5 साल में भी इस तरह आपको राजस्थान आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नहीं है पूर्व सीएम वो अपने उनके संस्कार हमने आए नहीं है। जो उनके जो व्यवहार में जो था ना ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के झगड़े वो हमारे यहाँ नहीं है, तो उनके हुआ करते थे। हम तो बिल्कुल संस्कारित लोग हैं हमारे यहाँ ऐसा। जबकि आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत पर ही सरकार बदलने की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी के कुछ विधायक मिले होंगे। वो तो अशोक जी रच रहे होंगे ना, क्योंकि अशोक जी के बिना तो अकेला तो कैसे रचेगी बीजेपी। भाई मान लो सीएम को हटाने के लिए बीजेपी के कुछ विधायक तैयार हो रहे हैं, तो फिर अशोक जी भी तो कुछ विधायक देंगे। बात हुई होगी इनकी, बात हुई है जब तो पहले भी तो हुआ। पहले वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत को आदमी दिए थे। ये तो होता ही है राजस्थान में, नई बात क्या है। और भजनलाल खुद कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं, तो वो बड़े मगरमच्छ कौन है? वो कांग्रेस के नेता ही तो है जो धीरे धीरे सब आपके सामने आ जाएंगे। बहरहाल प्रदेश की राजनीति में इस समय दोनों ही पार्टियों के बीच एक दूसरे के खिलाफ तीखे हमले हो रहे हैं। हालांकि अभी प्रदेश में कोई बड़े चुनाव नहीं होने हैं, लेकिन इन सब बयानों को नवंबर में आने वाले निकाय और पंचायती चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर। शिक्षा के क्षेत्र में न्यूज़ 18 राजस्थान एजुकेशन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हो रहा है। मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मौजूद हैं। बच्चों को मिलते हैं चैट जीपीटी के जरिए आंसर वो लिख देते हैं। कह सकते हैं हम कॉपी पेस्ट भी कई बार हो जाता है। तो क्या आपको लगता है? देखिए ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के टाइम पे। एक्चुअली जब एज ए रिसर्चर या फिर एज एन एकेडमिशियन हम बात करते हैं तो एक टर्म कॉमनली हम बात करते हैं, फोकस करते हैं, उसको हम कहते हैं एथिकल एआई या फिर रिस्पॉन्सिबल एआई। कि एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज या फिर उसका एथिकल यूज सोसाइटी में किस तरह से करना चाहिए। और मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं और स्कूल एजुकेशन सर आप भी एक तरह से आगे लेके चल रहे हैं। तो जैसे हमने स्कूल के 6th और 7th स्टैंडर्ड्स में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डेटाबेस और इस तरह के सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं कंप्यूटर के। तो अगर बिल्कुल ये एक्चुअली विचार का वो है पॉइंट, लेकिन अगर ऐसा हो कि कुछ एथिकल या रिस्पॉन्सिबल एआई जो है वो स्कूल एजुकेशन में बच्चे को बताया जाए, जिससे कि जब वो इसी चीज को कॉलेज में लेके आए तो कम से कम उसको एथिक्स पता हो कि उसको किन एथिक्स को फॉलो करना है। और अगर आप लोग देखें तो यही हमारी जड़ है, जो हमारे रूट्स हैं, हमें जो संस्कार मिले हैं, जो हमारी एजुकेशन सेक्टर जो हमें सिखाता है वो